बिहार के चुनावी दौर में अब सभी पार्टियां लगभग अंतिम रण के चरण में पहुंच गई हैं। लेकिन हाँ, अब बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल पर भी नजर है। आप ये कहेंगे अभी बिहार का चुनाव खत्म नहीं हुआ और अगले साल लगभग साल भर के बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है, लेकिन वहां के सरजमी पर गृह मंत्री अमित शाह कर क्या रहे हैं। और जानते हैं, अमित शाह एक ऐसे रणनीतिकार हैं, अमित शाह एक ऐसे चाणक्य हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर बंगाल की लड़ाई में अमित शाह कर दें चढ़ाई तो अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर बन जाता है साल भर पहले ही। और अमित शाह को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 2014 में जब 2 सीटें ही मिली थी लोकसभा चुनाव में और 2019 में 18 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है, तो फिर वहां पर ममता दीदी यानी कि ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकना है तो उसके लिए साल भर पहले से ही तैयारी करनी है। इस तैयारी में क्या है खास? नमस्ते, मैं राशिद। 4 तस्वीरें सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर उतारी जाएं। इन 4 तस्वीरों में बहुत कहानी है। बंगाल की लड़ाई है, अमित शाह की चढ़ाई है। इन 4 तस्वीरों में बिरसा मुंडा भी आपको नजर आएंगे और बिहार पर निशाना भी आपको नजर आएगा। बिरसा मुंडा यानी झारखंड के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनके परम वैभवी पराक्रम को आज भी झारखंड भूल नहीं पाया, और एक ऐसे सेनानी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अपने शौर्य के दम पर झारखंडी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और झारखंड का जो बॉर्डर है वहां पर भी आज की तारीख में उनका नाम लेकर के वोट बैंक साधे जाने की कोशिश की जाती है। तस्वीर नंबर 2 तुरंत ही टीवी पर अवतरित करें। आज मां दक्षिणेश्वर मंदिर में यानी मां काली के मंदिर में अब से थोड़ी देर के बाद में अमित शाह पहुंचेंगे। मठुआ वाली लंच डिप्लोमेसी हमने आपको कल दिखाई थी, यानी दलितों के घर पर खाना खाया था। बंगाल का बैटल ग्राउंड है, काली मां के मंदिर में आज अमित शाह पहुंचेंगे। लेकिन सवाल कहीं है, सवाल ये है 2021 का जो ट्रेलर है, बंगाल की असली पिक्चर क्या अमित शाह ही दिखा रहे हैं? क्या ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है? और ये प्लान अमित शाह की जबान से ही अगर आप सुनेंगे ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर रहेगा। परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। आलू नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा, मार्केट में चावल नहीं मिलेगा, तो कौन किसको फेंकेगा? हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक बंगाल की लड़ाई, अमित शाह की चढ़ाई। पहली ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे का आज है दूसरा दिन। थोड़ी देर में कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचेंगे अमित शाह। मां काली की करेंगे पूजा अर्चना। कोलकाता में कहते हैं दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंच करके मां काली की पूजा अर्चना करके, मां काली को ये कहते हैं ना भवतारिणी। भवतारिणी का मतलब यह है कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निकालती है मां काली, और अगर विपरीत परिस्थिति है तो किस तरह से सरकार बदलनी है, सरकार पलटनी है, ये अमित शाह बहुत अच्छे से जानते हैं। और चाणक्य अगर मां काली के दरबार में पहुंच जाएं तो आप समझ लीजिए कि 1 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अमित शाह कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन क्या कह रहे हैं? बंगाल विधानसभा चुनाव में जीतेंगे 200 सीटें, ये कहना है अमित शाह का। कार्यकर्ताओं को दिया है 294 में से 200 सीटें जीतने का लक्ष्य। कार्यकर्ताओं से कहा जोश में नहीं होश में काम करना है। ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूँ कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक प्रयास। कोलकाता में अमित शाह ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की है। दोपहर में पार्टी की संगठनात्मक इकाई के साथ एक अहम मीटिंग होने वाली है। मठुआ समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे आज अमित शाह। और बंगाल में मठुआ समुदाय की आबादी 70 लाख से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है, लेकिन ममता बनर्जी को किस तरह से घेरा है अमित शाह ने, सुनिए आप।
एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर न आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, ना किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, ना हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिल। अब अमित शाह का प्लान क्या है ये समझने के लिए आपको ठीक 4 साल पहले पीछे लेकर के मैं चलता हूं, तभी आप समझ पाएंगे कि 4 साल पहले बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट क्या थे और क्या बदलना चाहते हैं असल में अमित शाह। 2016 का विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है ठीक मेरे बगल में आपको नजर आ रहा है। कुल सीट है 294, तृणमूल कांग्रेस को मिली थी 211, लेफ्ट और कांग्रेस को अगर आप मिला देते हैं 3244 और बीजेपी को मिली थी 3 सीटें और बाकियों के खाते में गई थी 4। लेकिन 2019 में क्या हुआ था? 2019 में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। 2019 के चुनाव में जब 42 लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 22 मिली तृणमूल कांग्रेस को, बीजेपी के खाते में गई 18 और कांग्रेस न 3 में न 5 में न 3 में न 13 में, यानी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट करके रह गई थी। लेकिन हाँ, अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटें, लेकिन 2019 में 18 सीटें, यानी 2 से 18 लोकसभा सीटों पर पहुंच गए हैं। तो विधानसभा को भी बढ़ाना है और यही एक वजह है कि 1 साल पहले ही कभी दलित दंगल में, कभी मां काली के दर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। लेकिन बंगाल में दलित दंगल क्या कहता है? क्यों कहते हैं? दलितों को जिसने भी साध लिया उसने पश्चिम बंगाल का मानव चुनाव जीत लिया। और यही दिखाने के लिए आपके सामने ये ग्राफ है, समझिएगा। यहां पर यह ग्राफ आपको यह बता रहा है कि इस दंगल में एससी और एसटी वोट बैंक कहां पर खड़ा है। हमने एक पूरा आंकड़े का फ्रैक्शन आपके सामने तोड़ करके रखा है। शहर के, गांव के कुल प्रतिशत, एससी कुल प्रतिशत में आते हैं पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग 23.5% और एसटी आते हैं यानी अनुसूचित जनजाति वाले लगभग 6% के आसपास। और इन दोनों को ही अगर आप मिला देते हैं तो दलित दंगल बन जाता है 30% का। इनमें शहरी आबादी एससी की 4.8% है और गांव में जो आबादी है ना एससी की, और गांव को ही साधने की बार बार कोशिश की जाती है। कुल मिला जुला करके ये दलित दंगल कहता है। लेकिन हाँ, बिरसा मुंडा का नाम क्यों लिया गया ये जानने के लिए आप बिरसा मुंडा को भी जाने कि कौन थे आखिरकार बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने 1900 में अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ खोला था मोर्चा खोलने को लेकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। रांची जेल में मुंडा की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। 1897 से 1900 तक बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ा था। आदिवासी जनता बिरसा को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पूछती है और इसीलिए कहा जाता है कि झारखंड में दलित और आदिवासियों को अगर साधना है तो फिर बिरसा मुंडा का नाम ले लिया जाए। और मेरे साथ में गेस्ट पैनल जुड़ गया है। प्रियंका टिबरेवाल हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। नियति शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ में मौजूद हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कल आदिवासियों और दलितों की बात और आज गृह मंत्री अमित शाह मां काली के दरबार में पहुंचने वाले हैं। 1 साल पहले ही चाणक्य नीति क्या कहती है भारतीय जनता पार्टी की, और चाणक्य को जब मैं कोट अनकोट करता हूं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की तरफ ही इशारा कर रहा हूं। देखिए, ऐसा है, बंगाल में हम अभी बहुत दुख से ये कहते हैं कि यहाँ राजनीति तो होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ राजनीति के लिए कोई नीति ही नहीं है। लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है, पेड़ों पे लटकाया जा रहा है। अंग्रेजों में हमने नहीं देखा कि अंग्रेजों के शासन में भी इस तरह की क्रूरता हुई हो जो अभी हो रही है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि भगवान के मंदिरों में जाना, लोगों के घर में जाना, खाना खाना, तो इन सब बातों को आप छोड़ दीजिए। इनको राजनीति एंगल से बिल्कुल भी मत देखिए। आप ये देखिए कि लोगों की तकलीफों में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है।
और इस तकलीफ में अगर हम नहीं खड़े हो तो कौन खड़ा होगा, आप ये बताइए। उन घरों के बारे में सोचिए जहां एक ही आदमी था कमाने वाला, उसके 3 बच्चे अनाथ हो गए और सरकार उसके बारे में बात तक नहीं करती, FIR तक लॉन्च नहीं होती, कोई आवाज नहीं। लेकिन यही सरकार जब यूपी में कुछ होता है तो उसके लिए बर्बरता पर उतर आती है, उसके लिए दिखाती है कि हम क्या हैं। अरे इसकी गंदी राजनीति आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। तो ये जो अभी आप आंकड़े दिखा रहे थे दलितों के, गरीबों के और मुसलमानों के, नॉन मुसलमानों की सरकार नहीं है। बंगाल की पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है, जिन्होंने इस राज को 10 साल तक भोगा और उससे पहले 37 साल तक CPM को भोगा। अब वो खड़ी है और उन्होंने कह दिया है कि अब बहुत हो गया, देख लिया, सह लिया, अब नहीं सहेंगे। अब एकमात्र आवाज जो है वो भाजपा की है और भाजपा सरकार यहाँ पर सरकार बनाने के लिए ही नहीं है। भाजपा इसलिए है क्योंकि इस जिन परिस्थितियों में इन लोगों ने ये सब कुछ सहा है, उनको एकमात्र सहारा दे सकती है तो सिर्फ भाजपा दे। ठीक है। और लेकिन क्या है ना, समझिएगा, टीएमसी वाले क्या कह रहे हैं, टीएमसी वाले ये कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल की अब अभी जाकर के आपको याद आई है, पश्चिम बंगाल को अगर आपको कुछ देना ही था ना तो कोरोना काल में आप दे देते, कुछ अच्छा कर देते। जब अम्फन तूफान आया तब भी आपने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन आप लंच डिप्लोमेसी कर रहे हैं। आप जहां पर बैठ करके अपनी लंच डिप्लोमेसी करते हैं, वहां पर हम टीएमसी वाले वहां के लोगों को रोजगार देते हैं, हम लोग रोटी कपड़ा मकान देते हैं, हम उन्हें घर देते हैं, बिजली सड़क पानी देते हैं। ये कहना है टीएमसी वालों का। सेंट्रल सरकार से सिर्फ भीख और भीख चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए चाहिए। अगर आपको लोगों के बारे में इतनी ही सोच है, क्यों आपने आयुष्मान योजना नहीं लागू होने दी? आपको लोगों के लिए इतनी सोच है, क्यों कोई भी केंद्र सरकार की स्कीम आप लागू नहीं होने देते? प्रियंका जी मेरी बात सुनिए, प्रियंका जी मेरी बात सुनिए। इतनी बेशर्मी से आप मांगते हैं, सीधे बोलते हैं हमें पैसे डायरेक्ट दीजिए, हम खर्चा करेंगे। प्रियंका जी दो चीजें हैं। आपने ये कहा कि अगर ऐसा ही है तो भीख क्यों मांगने लगी? अपनी जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए। और देखिए, समझिए, हिंदुस्तान में ना एक चीज होता है संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर। इस संघीय ढांचे के तहत मैं मेरी बात तो सुन लीजिए आपके मुकाबले मैम मेरी अज्ञानता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसके मुताबिक ये कहा जाता है केंद्र से हम पैसे मांगेंगे, लेकिन हम इस पैसे को कैसे खर्च करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आयुष्मान भारत का पैसा, हाँ, पहले ममता ने ये कहा कि ठीक है हमें आयुष्मान भारत मंजूर नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने मंजूर किया और ये भी तो कहा ना पैसे आप हमें दीजिए, संघीय ढांचा है, जैसे भी बांटना होगा हम बांट देंगे। देखिए, जब आप इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन की बात करिए। इलेक्शन को 5 महीने उससे पहले बोलती है कि आप आयुष्मान योजना हम लागू करेंगे, लेकिन डायरेक्ट पैसे हमें दीजिए। ठीक है, नियति शर्मा के पास चलते हैं। नियति शर्मा, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन मैं जानना ये चाहूंगा, क्या गृह मंत्री अमित शाह का जो पश्चिम बंगाल दौरा है ये ममता बनर्जी के लिए बहुत ही ज्यादा दुश्वारियां और परेशानियां लेकर के आ रहा है? क्योंकि गृह मंत्री ने ये कह दिया है कि हमें तो चाहिए, हम बनाएंगे सोनार बांग्ला, हम अच्छा बंगाल बनाएंगे। जिन्होंने बंगाल को लूटा है, जिन्होंने बंगाल में हिंसा की है, जिन्होंने बंगाल के साथ में गद्दारी की है, उन्हें हटा करके रहेंगे ठीक 9 महीने के बाद। मुझे इस बात में ये समझ में आता है कि अमित शाह जी की जो रैली है उसकी और जो उनका दौरा रहेगा बंगाल का, उसकी इतनी रेलेवेंस है कि ममता बनर्जी को अब डरना शुरू होना पड़ेगा। क्योंकि 2 से 18 तक का सफर तो समझ में आ गया था, वहां लोग समझ भी गए थे कि आने वाले 5 साल में क्या जवाब मिलेगा। जो बंगाल का एटीट्यूड रहा है कि जो चलता है, जो होता है वो होता रहेगा, जो आया है वो होता रहेगा, वो अब मुझे लगता है डिसमेंटल होने की स्टेट में आ चुका है। अमित शाह जी की रैली में, अमित शाह जी की जो दौरे है उसमें एक बहुत क्लैरिटी हमें ये मिली है कि किसी भी तरह का जो पॉलिटिकल वायलेंस चला था, जो हर साल ऐसे लगता था कि आज कोई ना कोई मर रहा है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, जहां भी एंटी इनकम्बेंसी वेव थी वहीं पर ही आवाज दबाई जाती थी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी, एक 18 वर्षीय त्रिलोक चंद जब अपनी इस उम्मीद से जागता है बंगाल में कि जब ये भूमि ऐसी रही है जहां पर आंदोलन की भूमि रही है स्वतंत्रता संग्राम से पहले तक, जब आप अभी बात कर रहे थे कि स्वतंत्रता सेनानी कितने बंगाल से आए हैं, लेकिन वहीं पर ऐसी हालत हो गई इस देश में कि आप आवाज तक नहीं उठा सकते, आप राजनीति में कुछ बोल नहीं सकते टीएमसी के खिलाफ,
तो मुझे ये लगता है कि अब जनता इस चीज से दुखी ज्यादा है कि हम अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते, रोटी कपड़ा मकान तक के लिए वो नहीं बोल सकते। अच्छा। इंटीरियर बंगाल में आप जब अभी आपने हमें डाटा दिखाया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की SC/ST पॉपुलेशन की वोटिंग परसेंटेज कितनी ज्यादा है, हमें ये जानकर हैरानी होगी 40% वोट SC/ST ग्रामीण इलाकों में पिछले जब इलेक्शन हुए 40% लोगों ने मतदान ही नहीं किए। ठीक है, तो हमें ये समझना है यानी कि मुझे अपने पैनल में, हालांकि ये मैं कहना चाहूंगा, अजय राय पॉलिटिकल एनालिस्ट, TMC सपोर्टर, एक मिनट मैम रुक जाइए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, ऑन एयर कह रहा हूं, अजय राय अगर सुन रहे हैं तो बिल्कुल इनको सुने। अजय राय हमारे साथ में TMC सपोर्टर है, बैठने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो हमारे साथ नहीं जुड़े या नहीं जुड़ पाए। PCR टीम मुझे बताएं, हाँ मुझे इन्फॉर्म किया जाए। अगर अजय राय नहीं जुड़े हैं तो अपने आप में हम ये मानेंगे कि उन्हें ये पता था कि दुखती रग पर हम हाथ रखेंगे, उन्हें ये पता था कि कटमनी पर हम सवाल पूछेंगे, उन्हें ये पता था कि ममता बनर्जी को अगर पश्चिम बंगाल में कटमनी दीदी कहा जा रहा है तो इस पर हम सवाल करेंगे। यानी कि अजय राय ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है, TMC के नेता ने वक्त देकर के अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। मैं बार बार ये कहूंगा, इसका मतलब कि भाग खड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है सवालों से भाग रहे हैं, इसका मतलब ये है TMC सवालों से बचना चाहती है। हाँ ठीक है, प्रियंका जी बोलें, प्रियंका जी बोलेंगी, ओवरलैप नहीं, प्रियंका जी आप बोलें, प्रियंका जी बोलें आप। मैं यही कह रही हूँ कि किस मुंह से आएंगे जनता के सामने, जवाब तो वो देंगे जिनके पास जवाब हो। हाँ। क्या मुंह लेकर के लोगों के पास आएंगे? अरे ये ममता सरकार एक बेशर्म जवाब होता है। प्रियंका जी उनका एक बेशर्म जवाब है, प्रियंका जी उनका एक बेशर्म जवाब है, प्रियंका जी सुनिए, एक बेशर्म जवाब है, सुनिएगा आप। कहते हैं ममता बनर्जी सरकार ने गीता महाली को होमगार्ड नियुक्त किया, जिसके घर 2017 में अमित शाह ने जाकर के भोजन किया था। ममता दांव चलती हैं, ये कहती हैं बांकुरा में अमित शाह एक दूसरे आदिवासी के घर भोजन करने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें भी हम नौकरी दे देंगे। क्यों नहीं ये कहा जाए कि भ्रम फैलाने वाली राजनीति है ये? चलिए अच्छा है, उन बेचारे गरीबों का भला भाजपा हाँ एकदम ठीक कह रही हैं अजय राय, अगर आप मुझे सुन रहे हैं बार बार कहूंगा, भगोड़े ना बने, डोंट बी एन एस्केपिस्ट। पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था। मैं तो ये कहती हूँ कि आज अमित शाह के पैर उसके घर पे पड़े तो उनको नौकरी मिली, आज अमित शाह के पैर किसी गरीब के घर पे पड़े तो उसको ये लोग अपनी पार्टी में ले आए, उसको इज्जत दिए। कल तक ये कहाँ थे? तब उनको याद नहीं आया। अरे इस बेशरम औरत को मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस दुलाल कुमार के 3 अनाथ बच्चे हैं, जिसको तुमने पेड़ पे लटका दिया, उसके लिए भी कुछ करो, उस त्रिलोचन महातो के लिए भी कुछ करो। ठीक बात है, ये सब जवाब वापस लेंगे इनसे, और ये जवाब इनको देना पड़ेगा। तुम किसको नौकरी दोगी? तुम्हारी हैसियत क्या है भाई? ये जनता का पैसा है जिससे तुम खेल रही हो, जनता के पैसे पे तुम राज कर रही हो, और जो सुख सुविधा को मिल सकती है केंद्र से वो भी तुम उन तक नहीं पहुंचने देती। अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या है ना प्रियंका जी, नियति जी, मैं अगले 5 मिनट में, चूंकि अगले 5 मिनट या 3 मिनट में मैं पूरी तरह से इस डिबेट को वाइंड अप करूंगा, लेकिन ममता बनर्जी ने गृह मंत्री पर कैसे किया है पलटवार, ममता ने महंगाई के मुद्दे पर कैसे गृह मंत्री को घेरा है, एक बार हम सुनते हैं। अमित शाह पर निशाना साधा है, आलू प्याज ही महंगे तो गरीब क्या खाएंगे, ये ममता बनर्जी का कहना है। और ये सबसे पहले सुने, उसके बाद नियति और प्रियंका दोनों से ही जवाब लेंगे। बड़ा कौन उकड़ेगा आप लोगों को? प्याज का भाव इतना बड़ा कौन देखेगा? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लेके बैठे हो तो आपको दिखना है कि पब्लिक आलू को इतना भाव होने से पब्लिक क्या खाएगा? चावल का साथ आलू भी सुरख खाएगा तो कैसे खाएगा? चावल आलू नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा, मार्केट में चावल नहीं मिलेगा तो कौन किसको फेंकेगा? अब बताइए नियति, अब ये क्या ममता बनर्जी बोल रही हैं? आप लोग जो हैं बीजेपी वाले दलित वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं, बीजेपी वाले आदिवासियों को साधने में लगे हुए हैं, मथुआ समुदाय के साथ जाकर के खाना खा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि आलू दे नहीं पाते, प्याज दे नहीं पाते, दाल चावल सब कुछ महंगा कर दिया है, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या नहाएंगे, क्या रखेंगे, समझ ही में नहीं आ रहा है। यानी ममता बनर्जी ये कहना चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भूखा मार दिया आप लोगों ने। नियति जवाब दीजिए। जी राशिद जी, मुझे इस बात पे बहुत हंसी आती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज ये स्टेटमेंट ममता बनर्जी की तरफ से आ रही है
जो वही ये सरकार चलाती हैं और ये कह रही हैं कि घुसपैठियों की कौन जिम्मेदारी लेगा। आदिवासी आज इस हद तक आ चुके हैं कि उनको अब यही नहीं पता हम रहें कहाँ पर, उनका कल्चर डाइल्यूट कर दिया इन्होंने। और उसके बाद ये कहती हैं कि आलू प्याज महंगा हो रहा है। आप सबको पता है और ये जल जाहिर है कि कितने स्कैम्स वेस्ट बंगाल सरकार में हुए हैं, और कोई आवाज उठाए तो उसको क्या किया जाता है, सीधा गर्दन उड़ाई जाती है। एक हम ऐसे टेरर में रह रहे हैं। आपको ऐसा भी जानकर पता, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती हैं, पुलिस स्टेशंस में ही नहीं जाती हैं। जब 3 MP जाके FIR लिखवाना चाहते हैं, उनकी FIR नहीं लिखती, तो एक आम आदमी की क्या होगी। और दूसरी बात मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी, इंटीरियर बंगाल में इतना ज्यादा टेरर है जहाँ पर हिंदू अपनी लड़कियों तक को सेव नहीं रख सकते। टीएमसी वाले ये कहेंगे ना, टीएमसी वाले ये कहेंगे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बिठा लिया। टीएमसी वाले ये कहेंगे कि मैंने एक ऐसे राजनीतिक विश्लेषक को बिठा लिया जो बीजेपी की सपोर्टर हैं। लेकिन ये मैं बार बार कहना चाहूंगा, ममता बनर्जी से बार बार कहना चाहूंगा, एक मिनट प्रियंका जी होल्ड प्रियंका जी, ममता बनर्जी, अगर आपको इंडिया न्यूज की डिबेट से डर लगता है, अगर अजय राय भाग खड़े हुए, अगर अजय राय ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है, अगर टीएमसी के नेता अजय राय ने मेरी डिबेट में अपना फोन स्विच ऑफ किया है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर लोकतंत्र में बिलीव करती हैं ममता बनर्जी, आपको सुनना पड़ेगा। कोलकाता में बैठी हैं तो भी आप सुनिए, पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हैं तो भी आप सुनिए। आप किसी ना किसी टीएमसी के नेता प्रवक्ता को मेरी डिबेट में अगले 5 मिनट के अंदर भेजिए। अजय राय भाग खड़े हुए हैं, उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। प्रियंका जी बोले, प्रियंका जी बोलिए। मैं तो यही कहती हूँ, जिसमें दम है उसको सामने लेकर के आओ। अगर जनता के लिए काम किया है, आवाज उठाने की हिम्मत है तो सामने आओ। नहीं आएंगे ये लोग, क्योंकि ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हैं। चोरी के आरोप है, अत्याचार के आरोप है। अरे इनके नेता तो ऐसे हैं जो कहते हैं औरतों का बलात्कार कर देंगे। क्या मुंह लेकर के आएंगे ये? इनकी नेत्री तो ऐसी है जो कहती है कि अगर रेप हुआ तो 10,000 का जुर्माना, बूढ़ी औरत का रेप हुआ तो 15 का, जवान का रेप हुआ तो 20,000 का। क्या मुंह लेके आएंगी ये? क्या बोलेंगी? और आज बात कर रही है आलू प्याज की। अरे लोग जिंदा रहेंगे तब तो खाना खाएंगे। तुम्हारे राज में तो तुम पेड़ों पे लटका रही हो, किसको खाना दोगी? और लोगों के खाने के बारे में इतनी ही चिंता थी तो इनके नेता ने तो कोरोना में, मैं आपको ये बता रही थी, इससे हमने टीएमसी से रिक्वेस्ट की पिछले 20 मिनट से मैं टीएमसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। खालिद एबादुल्ला मेरे साथ में जुड़े हैं। रुक जाइए मैम, टीएमसी के नेता जुड़ गए हैं। मैम टीएमसी के नेता, नहीं, आप दोनों की आवाज नीचे। नहीं, नियति नहीं, प्रियंका नहीं, प्लीज। टीएमसी के प्रवक्ता आ गए हैं, टीएमसी के नेता आ गए हैं। अजय राय भाग गए थे, लेकिन खालिद एबादुल्ला आ गए हैं। और खालिद जी, मैं उम्मीद ये करता हूं कि मेरे सवालों का जवाब आप देंगे। अजय राय भाग खड़े हुए, पहले तो मुझे यही बताइए, मेरी डिबेट से या फिर मेरे सवालों से टीएमसी को डर क्यों लगता है? पहले तो मुझे यही बताएं। मैं यहां पर कोई बीजेपी का नेता तो हूं नहीं, मैं कोई संघ वाला हूं नहीं, मैं लेफ्ट वाला हूं नहीं। मैं तो सीधे सवाल ही करूंगा ना, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। अजय राय मेरी डिबेट में क्यों नहीं आए? मेरी डिबेट के ठीक 5 मिनट पहले अजय राय ने आखिरकार क्यों अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया? खालिद एबादुल्ला सुनना है क्या आप मुझे? खालिद एबादुल्ला, क्या आवाज आ रही है आपको? खालिद एबादुल्ला, क्या आवाज आ रही है? मेरी आवाज टीएमसी तक पहुंचती क्यों नहीं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। प्रियंका जी, क्या मेरी आवाज टीएमसी को अच्छी नहीं लगती? क्या मेरी आवाज में कोई ऐसे शब्द होते हैं जो दुखती रग पे हाथ रख देते हैं? क्या अगर मैं कटमनी दीदी के बारे में पूछूंगा तो क्या कुछ बहुत हार्श बात बोल दूंगा क्या? खालिद जी भी नहीं सुन पा रहे हैं, अजय राय ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। प्रियंका जी, कटमनी की बात करिए, इन तक आवाज बिल्कुल पहुंच जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ये अत्याचार कर रहे हैं उनकी बात करिए तो इनको कुछ नहीं सुनेगा, इनके कान में जू तक नहीं रेंगेगी। खालिद एबादुल्ला, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? खालिद एबादुल्ला, क्या आप तक आवाज आ रही है? खालिद एबादुल्ला, आप तक आवाज आ रही है क्या? ये मैं कह रही हूँ, प्रवक्ता की बात छोड़िए। अगर आवाज आ रही हो खालिद एबादुल्ला, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो, कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 48 घंटे के अंदर ही ममता बनर्जी के सरकार की चूलें हिला दी हैं। ठीक है, ममता बनर्जी सरकार की चूलें हिल गई। तुम आम जनता का खालिद एबादुल्ला, तुमने आम बना के पेड़ों पे लटका खालिद एबादुल्ला, आवाज आ रही है क्या? टीएमसी वालों को मेरी आवाज नहीं आती? टीएमसी वाले मेरे डिबेट से भाग खड़े होते हैं। नियति बोलिए नियति। हाँ, आप राशिद जी, मैं इस बात को बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि टीएलसी का मूल यही है कि आप दूसरों की बात ना सुने और अपनी बात जहां रखी जाए वहां रखें। तो ये डिबेट तक में आने में
इंटरेस्टेड नहीं होते। लोकतंत्र की धज्जियां जैसे बंगाल में उड़ा रखी है, ऐसे ही ये सोचते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, और इसी एटीट्यूड को जवाब देना चाहती है बंगाल की जनता। आप जाकर देखिए वहाँ पर कितना टीएमसी नेता खालिद एबादुल्ला, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर खालिद अगले 2 मिनट तक नहीं जुड़ते हैं तो हम इस डिबेट को वाइंड अप करेंगे और आगे ये बताएंगे कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हो गई है। खालिद एबादुल्ला, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कितनी सीटें लाएंगे? अब मैं आपको कह रही हूँ 2021 में 101% भाजपा सरकार बनाएगी, क्योंकि हमको सरकार लोगों पर बैठ करके कटमनी खाने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, हमको सरकार ये इसलिए चाहिए क्योंकि बंगाल में अब लोगों को न्याय मिलना चाहिए। दूसरा, कोई आदमी पेड़ पे लटकना नहीं चाहिए, कोई बच्चे अनाथ नहीं होने चाहिए, किसी औरत को बेवा नहीं होना चाहिए, और किसी माँ की कोल जो है वो खाली नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और इस ममता का घमंड। एक आखिरी कोशिश फिर करता हूं मैं, ताकि ये ना कहें टीएमसी वाले, ताकि टीएमसी के भगोड़े ये ना कहें, कम से कम जैसे अजय राय भाग खड़े हुए, वो ये ना कहें इनवाइट नहीं किया गया, हमें बोलने नहीं दिया गया, हमने बोलने के लिए बुलाया नहीं गया। खालिद एबादुल्ला से एक आखिरी कोशिश कर रहा हूं मैं। खालिद एबादुल्ला, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो मुझे ये बताइए, टीएमसी को डिबेट से डर लगता है क्या? टीएमसी को सवालों से डर लगता है क्या? ममता बनर्जी इंडिया न्यूज के सवालों से डरती हैं क्या? ममता बनर्जी कटमनी के सवाल पर डरती हैं क्या? खालिद एबादुल्ला, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप बोलिए एक बार, मैं थोड़ा सा रिपीट करना। खालिद, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं सुन रहा, अभी सुन पा रहा हूँ। मेरा सवाल यह है, मैंने ठीक 10 बजे के लिए इनवाइट किया आपके सपोर्टर अजय राय को, लेकिन ठीक 5 मिनट पहले उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया। उन्हें मुझसे डर क्यों लगता है? सवालों से क्यों डर गए? इंडिया न्यूज के सवालों से क्यों डर गए? टीएमसी को जवाब अगर नहीं देना तो कम से कम डिबेट के डेकोरम को मानते हुए पहले ही कह देते ना, समय नहीं है, जवाब नहीं दे पाएंगे, आप लोग दुखती रग पे हाथ रख देंगे, आप कटमनी पे पूछेंगे, आप कोरोना पे पूछेंगे, आप करप्शन पे पूछेंगे, आप शारदा नारदा पे पूछेंगे, आप इसके अलावा जितना कुशासन है उस पे पूछेंगे, जो वायलेंस है उस पे पूछेंगे, और जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि आप जो बात कह रहे हैं इस पे जरा सा भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है और तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कभी ना डरी है और ना कभी डरेगी। ममता बनर्जी कैसे डरोगे यार? तुम तो लोगों को मार के लटका देते हो, कैसे नहीं, डरोगे? प्रियंका जी ओवरलैप नहीं, प्रियंका जी ओवरलैप नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से चलेंगे हम लोग, शाब्दिक उग्रवाद नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, बोले। इनको बोलिए शालीनता और सभ्यता का व्यवहार करें। तुम ताम नहीं, उन्हें जो बोलना होगा ना मैं बोल दूंगा, उन्हें जो बोलना होगा मैं बोल दूंगा। आप अपनी बात बोले। आप अपनी बात कीजिए भाई, ऐसा है सभ्यता तो मैं आपको बाद में समझा दूंगी, आप अपनी बात रख लीजिए, चुप रखिए। शालीनता भारतीय जनता पार्टी का यही समझ में आता है कि तुम ताम करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे, हम राजनीति डिबेट करने बैठे हैं। राजनीति डिबेट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये तो इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री को बोलते हैं रस्सी बांध के घुमाएगी, तो सभ्यता मत सिखाइए, आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए, मैं ओवरलैप नहीं करना चाहती, उसके बाद बोलूंगी। बस ये बता दीजिए कि क्या गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति से ममता बनर्जी को डर लगता है क्या? अमित शाह जिस भी आदिवासी के घर जाते हैं, दलित के घर जाते हैं, आप लोग तुरंत ही उसे नौकरी दे देते हैं। जब तक गृह मंत्री नहीं जाते तब तक नौकरी नहीं देते हैं आप। 2016 में गए जहां, वहां पर आपने नौकरी दे दी, जहां पर लंच किया वहां पर नौकरी दे दी, जहां पर डिनर किया वहां पर नौकरी दे दी। ऐसे तो देते नहीं बनता आपसे। श्री, आप सुनना चाहेंगे? आप सुनना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से वो महिला भारतीय जनता पार्टी की पेट में दर्द आ गया था उनका, वो डर रही थी। मैं नहीं डरता हूँ, तृणमूल कांग्रेस भी नहीं डरती और ममता बनर्जी भी नहीं डरती। मैं आज मुझसे बात करना चाहूंगा कि आपने कहा कि अमित शाह जी का वहां जाना हम डरते हैं। मैं तो वो ये भी कहूंगा, अमित शाह जी कहीं भी चले जाएं, उनको बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक छोटा सा कार्यकर्ता के हिसाब से मैं चैलेंज करता हूं, आप गुजरात छोड़कर बंगाल की कोई भी अंचल में एमपी का छोड़ दीजिए, विधानसभा का छोड़ दीजिए, पंचायत का इलेक्शन अगर जीत जाते हैं तो मैं उनको आज चैलेंज करता हूं। मैं अरे क्या बात कर रहे हैं आप? चुप रहिए आप। क्या बात करते हैं आप? अरे क्या इबादुल्ला जी, आप क्या बात कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव 2014 में 2 सीटें और 2019 में 18 सीटें, क्या बात कर रहे हैं आप? लोकसभा चुनाव 2014 में 2 सीटें और 2019 में 18 सीटें, ऐसे वक्त में जबकि आपकी सरकार थी।
अमित शाह जी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ममता बनर्जी से छोड़ दीजिए, यहाँ का कोई एक छोटा सा लीडर या कार्यकर्ता हाँ भी अजीब बात करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। डिबेट का टाइम हुआ। प्रियंका टेटेवाल जी, नियति शर्मा जी और इबादुल्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट में रहने के लिए। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी को ये याद रखना चाहिए, अगर हिंसा पर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी जबान पर आज से लगभग एक दशक पहले एक ही चीज होती थी, लेफ्ट की मुखालफत करते हुए, हाथे बॉम्ब मुखेर प्रेम, एर नाम सीपीएम, यानी जिसके हाथ में बम है और जबान पर प्रेम है वही सीपीएम है, ये कहती थी ममता। लेकिन अपने भी शासनकाल में उन्हें याद रखना चाहिए